आप सब आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन बच्चों के लिए है जो रीनीट देने वाले हैं। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिजिक्स को लेके कहीं ना कहीं डर है कि कहीं फिजिक्स में अगर नंबर कम रह गए तो जीएमसी मिलने से रह जाएगा। तो भाई उन बच्चों के लिए मैं एश्योर कर देता हूं कि ये वीडियोस आप सभी के लिए हैं। ये किसी टॉपर्स के लिए वीडियो नहीं है भाई, ये उन बच्चों के लिए वीडियोस हैं जिनका फिजिक्स में ज्यादा काम खराब है और वो अच्छा करना चाहते हैं ताकि अपनी एक अच्छी रैंक लेके अपनी एंट्री जीएमसी में कर सकें। तो भाई आपको करना क्या है, जैसे जैसे ये वीडियोस आएंगी सारे चैप्टर्स में इसमें कवर करूंगा, आप इनको बहुत शिद्दत के साथ देखिए और पाइएगा कि कुछ समय बाद आप सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे विद कंसेप्ट एंड विद क्वेश्चंस। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आपको सीधा लेके चलता हूं क्वेश्चंस पे। तो बच्चों अपने पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता देता हूँ। देखो क्या है कि आपको ना सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई इम्पल्स कैसे काम करता है। मान लो ये धरती है और धरती पे ये बॉल आके पड़ती है ऐसे, है ना। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैंने मान ली है वी आई, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, टकराती है धरती पे और ऐसे ऊपर की तरफ को जा रही है। कौन? बॉल जा रही है ऐसे, तो ये बोल दिया मैंने वी एफ, है ना, इस तरह से बोल दिया मैंने। तो जो मोमेंटम का फॉर्मूला है बच्चों वो ये है कि एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये आपका मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या रखा है, तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि 10 मीटर हाइट से बॉल को फेंका गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम इस वाले मोशन को देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है, 0 लेनी है, और फाइनल वेलोसिटी क्या लेनी है, वी आई लेनी है। तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना। ए यहाँ पर जी है, ग्रेविटी काम कर रही है, एस यहाँ पर कितना है, 10 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ली हमने, 0 ली, तो और वी क्या ली, वी आई, तो वी आई स्क्वायर, है ना, माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 जी, जी कितना लेना है, 10 इंटू 10, है ना। तो वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 200 आ जाएगा। तो वी आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब आप इधर पहुंचा देंगे तो 2 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा भैया 10√2। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके बाद अब एक बात बताओ, यहाँ पे बॉल टकराई, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ऊपर गई और सेम हाइट पकड़ी इसने 10 मीटर की। तो मुझे बताओ यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इस केस में 0 हो जाएगी, है ना। सामने बॉल यहाँ से टकराई है और टकरा के जो है बॉल ऐसे जा रही है, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस के लिए अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, यू क्या है यहाँ पर, वी एफ का स्क्वायर बराबर 2as। जा कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो 2a क्या लेंगे, ग्रेविटी, ऊपर जाने की वजह से ग्रेविटी मैंने क्या लिया, माइनस की ली है। एस कितना लेंगे, यहाँ पे 10 ले लेंगे, ठीक है ना। हाइट क्वेश्चन में कहा है कि सेम हाइट से रीबाउंड हुआ है, ऐसे है, तो माइनस का वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, माइनस का 2, है ना, और यहाँ पे ये माइनस का 10 इंटू 10, है ना। तो ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू 200, और तो वी एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वही 10√2 आ जाएगी। देखो बच्चों एक बात अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर कोई सरफेस हो और इस पे बॉल आके ऐसे पड़ती है तो इधर वेलोसिटी माइनस की लेनी होती है, और टकरा के, और जब टकरा के वापस जाती है तो कैसी लेनी है, तो वो आपको प्लस की लेनी है। तो अपने पास अब एक बात बताओ, इंपल्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी एफ। तो मैंने बोला आपको वी आई कैसी लेनी है, हमें निगेटिव लेनी है, और वी एफ कैसी लेनी है, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। तो वी आई तो अपने पास एम वी एफ, है ना, एम कॉमन ले लिया, वी एफ क्या लेंगे, वी एफ लेंगे हम अपना 10√2, है ना, और वी आई क्या लेंगे हमारे पास, माइनस का 10√2। अभी बताया मैंने कि नीचे वाली वेलोसिटी आपको कैसे लेनी है, निगेटिव, ऊपर वाली वेलोसिटी कैसे लेनी है, पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा, 0.15, है ना, और इसकी जब आप मतलब ऐड कर लेंगे तो कितना बैठेगा, 20√2 बैठेगा, है ना। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना बैठ जाएगा, देखते हैं। तो इसको सोल्व करके हमारे पास कितना बैठ जाएगा, एक बार देख लेते हैं। तो अपने पास इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू जा ये 300 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 12 हो जाएगा, एक ऊपर गया, ये 4 3 12, 3 3 ये हो गया, और 4.24 हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो भैया अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, आपको फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ। भाई यहाँ पे इस तरीके से सरफेस है, यहाँ पे बॉल आके पड़ती है, यहाँ वेलोसिटी 0 है ना, यहाँ टकराई, यहाँ पर इनिशियल मैंने वी आई मान लिया, यहाँ पे टकरा के वापस जा रही है, वापस जब जाएगी तो यहाँ टकराने पर वेलोसिटी मैंने वी एफ मान ली है, और जब सबसे ऊपर चले जाते हैं वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये मैं बात आपसे कर चुका हूँ। अब देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई 40 मीटर पे से जो है बॉल आगे पड़ी है और कितनी रिबाउंड होती है, 10 मीटर तक ही जा पाती है। तो आपसे कह रहे हैं इम्पल्स बताओ। इम्पल्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये बताया था। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले मोशन की तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, है ना। ये तो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला। तो वी कितना है यहाँ पे, वी है वी आई, है ना, यू कितना है 0 है, 2 ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 9.8 है, एस कितना है हमारे पास 40 है। तो भाई वी आई का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे तो आप पाएंगे कि ये आंसर हमारे पास कितना बैठ रहा है। मैं एक बार मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, 19.6 इंटू 40 हो जाएगा। तो जब आप इसकी इस वैल्यू को सोल्व कर रहे होंगे तो जब आप
मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 19.64 में कर देता हूँ, 6 4 24, 36 38 है ना, और ये इतना हो गया, यहाँ पे जाके 784 आ गया है ना। तो ये आ गया अपने पास 7840, यहाँ पॉइंट आ गया है ना 784। 784 का मतलब क्या हो गया, जब आप इसका रूट निकाल रहे होंगे तो वी आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 28 है ना। तो वी आई कितना आ गया, 28 आ गया। अब इसी तरीके से आप डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे, इस वाले मोशन की, तो जब आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, तो वी कितना है 0 का स्क्वायर, यू कितना है यहाँ पे वी एफ का स्क्वायर 2a, ए कितना है यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं माइनस का 9.8 क्योंकि ऊपर जा रहे हैं इसलिए ग्रेविटी माइनस की, एस की वैल्यू यहाँ पर 10 है। तो आपने पाया कि माइनस का वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 19.6 इंटू 10 आ गया, यानी कि वी एफ जो आया अपने पास वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे 196 आ जाएगा, तो वी एफ कितना आ जाएगा यहाँ से सोल्व करने के बाद 14 आ जाएगा है ना, 14 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब मैंने आपको क्या बताया था, जब नीचे टकरा रहे हैं तो वो वैल्यू माइनस की लेनी है, तो वी आई है ना, ये नीचे आ रही है ना ऐसे, वी आई कैसे लेना है, माइनस का लेना है। कितना आया था वी आई 28, तो ये तो हो गया माइनस का 28, ठीक है ना। और वी एफ कितना है, वी एफ ऊपर जाएंगे तो ये लिया जाएगा 14। फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, ये लिखा हुआ। अब इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, मास की वैल्यू कितनी रखेंगे 0.5, आपने m कॉमन ले लिया है इसमें से, तो फाइनल माइनस इनिशियल 14 है ना, 14 माइनस कितना कर देंगे, माइनस 28 कर देंगे, 14 माइनस 28। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 14 में 28 जोड़ दो आप, कितना बैठेगा, ये बैठेगा 42 है ना। 42 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में तो ये बैठ जाएगा अपना, कितना बैठ जाएगा देखिए, 42 की जब आप 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10 20 और एक 21 पॉइंट आ गया, 21 आ जाएगा भाई इसका आंसर। तो 21 न्यूटन सेकंड इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि कोई बॉडी है ना, इनिशियली रेस्ट पे है, जिसका मास कितना है टोटल, उसका मास m है ना, और इसके ना, इसको पता क्या कर रखा है इसमें ना, ये क्या रखा है कि देखो मैं बताता हूँ क्या रखा है इसमें, क्या रखा है कि भाई m इज एट रेस्ट पे है, और ये टूट गया, जब ये फट गया और इसके 3 हिस्से हो गए, और 3 हिस्से कुछ इस तरह से हुए 2:1, यानी कि पहले का मास जो है वो 2:1 इस फॉर्म में है, यानी कि 2x हो गया, 2x हो गया और x हो गया है ना। इस फॉर्म में ये चीज़ जो है, ये बॉम्ब जो है ये फट गया है। इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो भाई एक बात बताओ, इनिशियली रेस्ट पे था तो मोमेंटम क्या होगा, शुरुआत का मास इंटू वेलोसिटी 0 है, तो कितना मोमेंटम है 0 है। लेकिन अब ये फटा है तो, और ये कहा है जब ये फट के गए हैं तो इसके जो टूट के निकले हैं, जो इक्वल मास वाले हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर टूटे हैं, मतलब ये जो मास है ये टूटा है, तो ये इक्वल मास वाले कैसे टूटे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर टूटे हैं, मतलब जो टूट के निकला है इसमें से, तो जो इक्वल वाला है वो परपेंडिकुलर निकला है। तो अगर मैं बात करूं, अच्छा तो तीन यहाँ पर पार्टिकल्स इसमें टूट के निकले हैं, तो अगर मैं 2 की बात करूं, इनके मोमेंटम की बात करूं बच्चों, है ना, और ये क्या रखा है कि दोनों की वेलोसिटी भी है, मतलब इस वाले की भी वेलोसिटी भी है, इस वाले की भी वेलोसिटी भी है, और जो तीसरे वाला है कंपोनेंट उसकी वेलोसिटी आपसे पूछी है। तो पहले मैंने कहा कि आप इन दोनों कंपोनेंट को सोल्व करो, है ना। क्या आप ये बताओ मोमेंटम क्या होगा इस वाली बॉडी का, ऊपर वाली का, मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या है इसका 2x, वेलोसिटी क्या दे रखी है क्वेश्चन में v, है ना, दोनों की भी है, इस वाले के दूसरे कंपोनेंट की भी मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या है इसका 2x, वेलोसिटी क्या है v, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा 2 का, है ना, ऐसे 3 है ना, तो 3 है, इनमें से 2 को सोल्व कर रहा हूं मैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे सोल्व करते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा या 90 है वो तो हट गया, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इस तरीके से हो गया। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x² v²। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों तो ये कितना बैठेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x भी बाहर आ जाएगा, इसका आंसर 2√2 ऐसे आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे। अच्छा ये आया 2 को सोल्व करके, लेकिन हमें पता है ना, हमें क्या पता है, ये 2 कंपोनेंट है, इनका रिजल्ट ये वाली लाइन आई, हमें पता है कि ओवरऑल मोमेंटम कितना है, ओवरऑल मोमेंटम शुरू में कितना था पूरी बॉडी का, रेस्ट पे थी ना ये बॉडी, तो ओवरऑल मोमेंटम तो उतना ही है ना जितना पहले था, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही तो कहता है, ये जो मोमेंटम है ये पहला है। अब इसके 3 हिस्सों में टूटा है, 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, उनका मैंने रिजल्टेंट निकाला है, तो तीसरे वाला जो होगा वो कैसे होना चाहिए, ताकि तीनों का मोमेंटम मिला के कितना हो, उतना ही रहे जितना शुरुआत का था। शुरुआत में कितना था मोमेंटम, 0 था, है ना। तो इन 2 को सोल्व करके जो आया है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी ना यहाँ पे 2xv इधर वाला मोमेंटम, और ये दूसरी बॉडी का मोमेंटम जो आया है वो p आया है, और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखी है, ये लिखी हुई। तो जो तीसरे वाला होगा वो इसके क्या होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट ऐसे निकलना चाहिए, क्योंकि टोटल मोमेंटम अभी भी कितना रखना है हमें पूरी बॉडी का 0, है ना। शुरुआत में 0 था ना मोमेंटम, तो 3 हिस्सों में टूटा था ना, p1 और p2 और p3, तो तीनों का जो सम होगा वो भी कितना होना चाहिए, वो भी हमारा 0 होना चाहिए। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, 2 को सोल्व करा पहले मैंने, तो जो तीसरा है वो उल्टा आना चाहिए, तभी तो 0 होगा। तो तीसरे वाले का जो बनेगा यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। मास कितना है उसका x, वेलोसिटी उसकी मैंने मान ली v', है ना। तो अगर मैं बात करूं xv', ये वाला मोमेंटम क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो ये कैंसिल होकर 0 बनाएगा ना, टोटल हमारा मोमेंटम 0 तभी तो होगा। तो वो कितना था हमारे पास xv 2√2, है ना, इसके इक्वल होना चाहिए भाई, वो उल्टा ही तो काम करना चाहिए ऐसे तीसरे वाला जो है, तभी तो दोनों का मिला के मोमेंट, तीनों का मिला के मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि शुरू में 0 था। तो भाई इसमें x कैंसिल हो जाएगा, तो v' क्या आ जाएगा 2√2v, तो ये अपना आंसर हो जाएगा।
चलो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। पुली वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों। पुली वाले क्वेश्चन में इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक पुली देते हैं, ये पुली है आपकी, इधर वजन बंधा हुआ है, इधर बंधा हुआ है। सबसे बढ़िया तरीका है एसेलेरेशन का फॉर्मूला याद रखना है पुली के लिए। क्या होता है? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। आपसे एसेलेरेशन पूछ रहे हैं। m2 बड़ा कौन सा है? ये वाला m2 होता है, ये वाला m1 होता है। तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, m1 प्लस m2 तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10, और g की वैल्यू हमने g ही मान ली। तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2 बाई 10 इंटू जी, तो ये हो जाएगा g बाई 5। तो आपके पास एसेलेरेशन कितना आ जाएगा? g बाई 5। सीधा सीधा सवाल है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमें करना आना चाहिए। कह रहे हैं ए ने बी पे कितना फोर्स लगाया, ए ने बी पे कितना फोर्स लगाया, ये पूछ रखा है। आपको जब भी इस तरह के कंबाइन, इस तरह के क्वेश्चन हो ना, जैसे दो ब्लॉक पे कंबाइन फोर्स लग रहा है, तो आप इनका कंबाइन एक्सेलरेशन निकाल लिया करो बच्चों पहले। एफ बराबर क्या होता है? एम में, है ना। टोटल फोर्स कितना लग रहा है दोनों पे मिला के? 10 का लग रहा है ना। मास कितना है दोनों का मिला के? 3 प्लस 2 5 का हो गया। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 आ गया। कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2। अब इसको जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका डायग्राम है, ये ऐसे डायग्राम है ना। इसने बाहर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जो कंबाइन सिस्टम पे लगाया, तो अब ए बी पे भी तो कोई फोर्स लगाएगा। सिमिलरली बी भी किस पे लगाएगा? ए पे लगाएगा। ये ए है, ये बी है, और ये इक्वल और अपोजिट होंगे, न्यूटन थर्ड लो, है ना। तो ए ने बी पे जो लगाया वो पूछ रहे हैं, ए ने बी पे जो लगाया वो पूछ रहे हैं। अब एक बात बताओ, इस ब्लॉक का फोर्स निकालना है, इस ब्लॉक पे लगने वाला, है ना। इस ब्लॉक का मास कितना है? 3 किलो, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम में, है ना। कॉमन एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का कितना था? 2, यानी कि पहले का भी 2 एक्सेलरेशन है, दूसरे का भी 2 है। तो इस पे जो ए ने बी पे फोर्स लगाया, ए ने जो बी पे फोर्स लगाया एम में, एम कितना है? 3, ए कितना है? ए हमने कॉमन वाला निकाला था 2, तो कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आपके सवाल है। आई होप भाई आ गया हुआ है तो समझ में, है ना। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर आपको स्यूडो फोर्स के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, है ना। स्यूडो फोर्स क्या होती है और स्यूडो फोर्स काम कैसे करती है, उस पर मैं आपसे बात कर लेता हूँ, है ना भाई। तो स्यूडो फोर्स पे मैं बात करूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो ऐसा है, आप इसको इमेजिन करो, मान लो आप ना एक लिफ्ट है, लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट सबको पता है लिफ्ट है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप ना इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, और लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है ना। लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है बच्चों, है ना, कंसेप्ट अच्छा कर लो एक बार बस अपना, है ना भैया, फिर हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा, बस एक बार अपना कंसेप्ट बढ़िया कर लो भाई। अच्छा, वेट कहाँ काम कर रहा होगा इसका ब्लॉक का? mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर काम करती है, एवरी रिएक्शन एज रिएक्शन। ये बॉडी ऊपर की तरफ को जा रही है, मान लिया मैंने, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो कैसे बनेगा? अब ये देखो बड़ी फोर्स कौन सी होगी? R, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो R में से कुछ घटा है, mg घटा है, तभी तो m में आया है नेट फोर्स। ऐसे तो निकालोगे ना भाई, mg नीचे काम कर रहा है, R ऊपर काम कर रहा है, तो भाई R में से mg घटा है तभी तो m में बनेगा ना। बिल्कुल सही बात है ना। तो R इक्वल्स टू क्या आएगा? mg प्लस ma। तो एक तो तरीका ये हो गया। अब मैंने कहा चलो ये तो बात एक हो गई। अब दूसरी बात सुनो, अब ये स्यूडो फोर्स क्या है? स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट क्या है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ देखने का नजरिया है। मैंने क्या बोला है? कुछ नहीं है, देखने का नजरिया है। क्या आप स्यूडो फोर्स से भी सेम कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप इस फ्रेम में बैठे हों, अगर आप यहाँ बैठे हों, यहाँ पे, है ना, हमें पता है लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। अब आप एक बात बताओ, आपको ये ब्लॉक कैसा दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे? रुका हुआ या चलता हुआ? आप लिफ्ट के साथ ये पूरे सिस्टम, ये पूरा जो सिस्टम है ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, मैंने मान रखा है ऐसे, है ना। तो हमें ये ब्लॉक कैसा दिखाई दे रहा है? पहले ये ब्लॉक मैं यहाँ से देख रहा था बाहर से, तो मुझे कैसा दिखाई दे रहा था? ये ब्लॉक ऊपर चलता हुआ लिफ्ट के साथ। लेकिन जब आप लिफ्ट के अंदर ही बैठे हैं तो अब आपको ये रुका हुआ दिख रहा है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। रुका हुआ क्यों दिख रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा दोनों की बात को पानी देंगे। जब आप बाहर से देख रहे हैं, जब आप बाहर से देख रहे हैं भाई, तो तब ये आपको ब्लॉक ऊपर की तरफ को लिफ्ट के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप लिफ्ट के अंदर से देख रहे हैं और लिफ्ट अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो आपको ये ब्लॉक रुका हुआ दिख रहा है। तो एक बात बताओ, तो एक नई फोर्स ले लेते हैं। मैंने कहा ये जो बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है, ये भी गलत नहीं है अपनी जगह भाई। ये जब अंदर बैठा है तो इसको ये ब्लॉक ऊपर थोड़े चलते हुए दिख रहा है। अगर हम बाहर से देखें तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, हमें ये ब्लॉक भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम अंदर बैठे हुए हैं तब क्या होगा? तो मैंने कहा इसकी बात भी गलत नहीं है, तो इसकी बात को सही करने के लिए हमने ये मान लिया है कि भाई एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? ऊपर। तो एक नई तरह की फोर्स हम खुद से मान लेते हैं जिसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं, और वो बाहर के जो टोटल सिस्टम का मोशन है उसके अपोजिट काम करती है। यानी कि मोशन कहाँ हो रहा है लिफ्ट का? ऊपर की तरफ, तो ये नीचे काम करेगी। कितनी? ma, है ना। और वेट भी काम करता है, वेट तो नीचे काम करता है ये mg, और रिएक्शन कहाँ लगेगी? ऊपर, है ना। तो ये चीज हो जाएगी। अब नेट फोर्स कितना है इसके हिसाब से, जो अंदर से देख रहा है, जो लिफ्ट के अंदर बैठा है, उसके हिसाब से ये रेस्ट पे है। यानी कि रेस्ट पे कब होगा? ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आर की वैल्यू क्या बन के आएगी? नीचे कितनी फोर्स लग रही है? 2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? mg प्लस ma, है ना भाई। नेट फोर्स इस पे कितनी है? 0, क्योंकि इसे रेस्ट पे दिख रहा है ना। तो देखना अभी भी सेम आंसर आया क्या? तो सिर्फ हमने क्या बदला है? हमने सिर्फ देखने का नजरिया बदला है, आंसर दोनों से सेम आ रहा है ना। तो जब आप ऑब्जर्वर आपका रुका हुआ देख रहा
रहा है चीज़ों को तब भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर ऑब्जर्वर हमारा कहाँ बैठा हुआ है, एसेलरेशन ले रहा है, ऑब्जर्वर जो है ऐसी जगह बैठा हुआ है जो खुद भी एसेलरेट हो रहा है, तो उस समय पे हम ये इक्वेशन भी लगा सकते हैं। दोनों से मैंने बोला नजरिए का खेल है, आंसर दोनों से सेम ही आता है। अब मैं आपको स्यूडो फोर्स को फिर यूज़ क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाते हैं इससे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट बाहर से नहीं कर सकते क्वेश्चंस को, स्यूडो फोर्स से आसान हो जाते हैं। तो ये इसी का रिलेटेड क्वेश्चन है। मैक्सिमम एसेलेरेशन है कार का, देखो एक गाड़ी है ना, और ये नीट में आ रहा था अब की बार भाई क्वेश्चन 2026 में ही जो नीट का पेपर हुआ था ना उसमें ही था। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर, ये कार है, इस पे कोई ये बॉक्स रखा हुआ है, ये रुका हुआ रखना चाहिए, ये रुका हुआ रहना चाहिए, है ना बच्चों। तो फिर से अब आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, है ना, आप कहीं भी हो सकते हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब आपको अगर आप बाहर से देखते हैं, हम इससे भी कर सकते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये हम सिर्फ नजरिया बदल रहे हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो स्यूडो फोर्स के बिना करेंगे, यहाँ बैठ के करेंगे तो स्यूडो फोर्स से करेंगे। स्यूडो फोर्स कब लगती है, अब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो भी चल रहा है गाड़ी के साथ, है कि नहीं। गाड़ी में जो है अब एक्सेलरेशन ए है, तो कह रहे हैं कि इसको चलाना। अच्छा एक बात बताओ, ये आपको डब्बा कैसा दिख रहा है, इसको ये डब्बा कैसा दिख रहा होगा, रुका हुआ दिख रहा होगा, है कि नहीं। अच्छा तो पूरे सिस्टम पे फोर्स कैसे लग रही है ये बताओ, पूरे सिस्टम पे फोर्स आगे की तरफ को लग रही है ना। तो मैंने क्या बोला था, इसको ये डब्बा कैसा दिखाई दे रहा है, रुका हुआ, लेकिन ये तो डब्बा इसके साथ साथ चल रहा है। तो फिर क्यों ऐसा, मैंने कहा ये सही सोच रहा है, ये भी सही सोच रहा है अपनी जगह पे, क्योंकि इसने अपनी जगह बदली है ना। आपने यहाँ ना रख के यहाँ से कर लिया क्वेश्चन को। तो जब आप जगह बदल देते हैं तो जगह बदलने से क्या होगा, जगह बदलने से ये होगा कि यहाँ स्यूडो फोर्स काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपका सिस्टम के साथ ऑब्जर्वर भी चल रहा है। तो जब स्यूडो फोर्स काम करती है वो बाहर के जो एक्सेलरेशन है पूरे सिस्टम का उसके अपोजिट काम करती है, तो कितना होगा m में, है ना। अच्छा अब फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, फ्रिक्शन इसकी टेंडेंसी कहाँ है बच्चों भागने की, इसकी टेंडेंसी जो है नीचे आगे की तरफ को भागा जा रहा है ना, रिलेटिव मोशन रोकना है तो फोर्स इधर को लगेगी फ्रिक्शन की। मैंने पढ़ा रखी है ना ये बात कि भाई अगर ये आगे की तरफ को भागा जा रहा है, हमें रिलेटिव मोशन रोकना है तो रिलेटिव मोशन इधर को लगेगा, है ना। तो अब ये वाली कंडीशन है। अब देखो नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, इसको ये कैसा दिख रहा है, रुका हुआ दिख रहा है, तो यानी कि जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है, फ्रिक्शन वाली फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m में, तो ये हो जाएगा म्यू आर और ये हो जाएगा m में, है ना। तो r को हम तोड़ के लिखेंगे mg इक्वल्स टू m में, है ना। m से m कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू म्यू जी, है ना। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 0.15, g कितना है 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब ये आप कहोगे इतना बड़ा सर, इतना बड़ा क्वेश्चन हम पेपर में कैसे करेंगे। मैंने भाई ऐसे मत करना, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख लेना, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये बराबर म्यू जी लगा देना, खत्म, इसी तरीके से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा अब आप कहोगे सर यहाँ से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आप इधर से भी कर लोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। देखो बच्चों ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, ये आपके पास एक जो है वेज है ना, और इस पे एक डब्बा रखा हुआ है, ऐसे डब्बा रखा हुआ है, ये पूरा आगे की तरफ को ऐसे भाग रहा है ना, और ये एंगल कितना है थीटा है। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ कि इसको वेज को कितना एक्सेलरेशन दें ताकि ये वेज ऐसा कैसे यहीं पे रुका रहे, नहीं तो फिसल जाएगा ना नीचे की तरफ। भाई ये इस पे रखा हुआ नीचे फिसल जाएगा ना, तो आप इसको एक्सेलरेशन जब आगे को देंगे तो ये इससे चिपका हुआ बैठा रहेगा, इसके साथ साथ चलेगा। तो फिर से ऐसे क्वेश्चन में आप स्यूडो फोर्स लगा दिया करो, आप यहाँ पे बिठा दो ऑब्जर्वर को, है ना, तो वेज चल रही है तो ऑब्जर्वर भी चलेगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये इसको ब्लॉक को देखता है तो इसे ब्लॉक रुका हुआ दिखता है कि नहीं। तो क्यों रुका हुआ दिखता है, आओ देखते हैं। वेट कहाँ काम कर रहा होगा, mg। नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम कर रही होगी, ऐसे। तो बेटे इधर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी, रिएक्शन को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, ये एंगल यहाँ पर थीटा होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये क्या हो जाएगा r sin थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमें इतनी बात समझ में आ गई, r sin थीटा। अब हम ये ऑब्जर्वर देख रहा है इसको, तो जब ये ऑब्जर्वर देख रहा है इसको तो इस पे तो फोर्स लग रही है r sin थीटा, लेकिन इसको तो ये रुका हुआ दिख रहा है, तो ये तो रुका हुआ होना चाहिए। तो मैंने कहा स्यूडो फोर्स काम करती है, और वो जो पूरे ब्लॉक पे काम कर रही है ना, वो फोर्स उतनी ही पीछे लगा दिया करो, बस वही स्यूडो फोर्स है। तो तभी तो ये बैलेंस होगा ना, तभी तो भाई इसको ये रुका हुआ दिखेगा, नहीं तो ये इसे आगे चलता हुआ दिखाई देता r sin थीटा से। ऑब्जर्वर यहीं बैठा है ना, पूरा सिस्टम जब चल रहा है तो इसको तो ये रुका हुआ दिख रहा है ना इसके रेस्पेक्ट में। भाई ये वही वाली बात होगी ना, जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हो, एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देखता है तो उसे कैसा दिखते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए दिखते हैं। लेकिन कोई बाहर से देखता है इन दोनों को तो गाड़ी चलती हुई दिखती है, ये भी चलते हुए दिखते हैं। समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, देखो मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया कॉन्सेप्ट को, लेकिन समझ लो आप मेरी बात को। अच्छा ये रुका हुआ है तो यानी कि स्यूडो फोर्स लगा दो, है ना। स्यूडो फोर्स कब लगती है, स्यूडो फोर्स जब ऑब्जर्वर भी मोशन में हो, है ना, ये भी इसके साथ साथ चल रहा हो, है ना। तो इस तरीके से तो ये हमें रखना तो रेस्ट पे ही है, दिख रहा है इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे, तो r sin थीटा आगे लग रही है तो जरूर पीछे कोई फोर्स लगनी चाहिए जो बैलेंस करा दे। तो r sin थीटा को कौन बैलेंस करा रहा होगा, r sin थीटा को बैलेंस करा रहा होगा m में। अच्छा और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, r cos थीटा। नीचे कितनी लग रही है, mg। तो r cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, mg के हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ tan थीटा हो जाएगा,
है ना, m से m कैंसिल हो जाएगा, बराबर a बाई जी हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, g tan थीटा। तो अगर इसको हमें साथ साथ चलाना है, अगर इसे हमें साथ साथ चलाना है तो वेज को कितना एक्सेलरेशन देना चाहिए, कितना देना चाहिए, जी tan थीटा। और यही इसको जो है साथ साथ चलाएगा, मतलब इस ब्लॉक को नीचे नहीं गिरने देगा, नहीं तो नीचे गिर जाता ना। अगर इस पर ये जब आप इसको चलाएंगे बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इससे चिपका बैठा है, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से ही तो चिपका बैठा है, नहीं तो क्या हो जाता है, ये नीचे स्लिप हो जाता है कि नहीं, ये नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से स्लिप हो जाता। तो इस एक्सेलरेशन ने इसको नीचे नहीं गिरने दिया। तो कितना एक्सेलरेशन चाहिए, जी tan थीटा, इतना एक्सेलरेशन आपको इसको देना चाहिए ताकि ये नीचे स्लिप ना हो, आगे की तरफ ही इसके साथ वेज के साथ चलता रहे। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इसे हम बाहर से नहीं कर सकते क्या, मतलब आपने स्यूडो फोर्स से कराया, क्या आप इसको बाहर से नहीं कर सकते? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे बाहर बैठे हुए हो तो आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखो ये ऐसे है ना, ये ब्लॉक है। अब आप जब बाहर से देखते हो ये पूरा सिस्टम ए से चल रहा है, तो इसको ये भी तो ए से चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा ना वेज, अब तो ये चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा इसको इसके साथ, है ना। तो फिर से mg नीचे काम करेगा भैया, है ना, रिएक्शन ऐसे हो जाएगा अपने पास, रिएक्शन के दो हिस्से हो जाएंगे, ऐसे और ऐसे, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, r sin थीटा। तो कौन है जो इसे आगे चलवाएगा? अब स्यूडो नहीं काम करेगी, अभी ऑब्जर्वर रुका हुआ है ना, बाहर से देख रहे हैं, तो कौन चलवा रहा है इसको, r sin थीटा चलवा रहा है इसको। r sin थीटा ही इस बॉडी में क्या ला रहा है, इसको वेज के साथ चलवा रहा है ना। तो r sin थीटा वाली फोर्स ही m में बना रही है, इसकी वजह से तो चल रहा है, बाहर से भी करा दिया मैंने। अच्छा, और वो नॉर्मल वाली बात थी, r जो है सॉरी r cos थीटा जो था उसको mg बैलेंस कर रहा था, तो वही वाली इक्वेशन आ जाएगी बिल्कुल, देखो r cos थीटा और mg, है ना, फिर डिवाइड करके वही वाली चीज़ हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस केस में हमें ये बात समझनी थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने से पहले कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। ये ब्लॉक है, ये आपके पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ये एंगल थीटा है, ये वेट रखा हुआ है, कितना वेट रखा हुआ है, mg कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है। रिएक्शन कैसे लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन वो ऐसे लग रही है। अगर मैं mg के दो हिस्से कर लूँ बच्चों, तो ये दो हिस्से हो जाएंगे, है ना, ये थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, है ना। पहले फ्रिक्शन नहीं है, पहले हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, ऐसी सिचुएशन है, थीटा 45 है और फ्रिक्शन नहीं है, तो भैया आपके पास कौन सा फोर्स है जो इसे नीचे की तरफ धकेल रहा है, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा रेस्पॉन्सिबल है नीचे चलाने के, तो यानी कि mg sin थीटा किसके इक्वल होगा, m के। तो a बराबर कितना आ जाएगा भैया, g sin थीटा आ जाएगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि फ्रिक्शन काम कर रहा है, क्वेश्चन में कहा है फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, फ्रिक्शन तो पीछे काम करेगा क्योंकि ये नीचे भागा जा रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स कितना बनेगा, mg sin थीटा, है ना, माइनस फ्रिक्शन, है कि नहीं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू r हो जाएगा, है ना। अब r की वैल्यू यहाँ कितनी है, देखो अगर डायग्राम से देखो, r ऐसे काम कर रहा है, mg cos थीटा ऐसे काम कर रहा है, नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होती है, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा F बराबर mg sin थीटा माइनस क्या r की जगह क्या लिख दोगे, mg cos थीटा, है कि नहीं भाई, इतनी बात। अच्छा F क्या होता है, m में होता है ना, दोनों में से m कॉमन आ गया, क्या बचा, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, है कि नहीं। तो m से m कैंसिल हो गया, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या आया, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और जब फ्रिक्शन नहीं था तो क्या आ रहा था, g sin थीटा, अब क्या है, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कह दिया कि भाई ये आपके पास जो दोनों कंडीशन है ना, एक में तो आपका रफ सरफेस था, एक में स्मूथ था, तो जो रफ वाला है उसमें जो है 2 टाइम्स ज्यादा लग रहा है नीचे आने में, ब्लॉक को नीचे आने में क्या कर रहा है, 2 टाइम्स ज्यादा लग रही है ना। मैंने कहा चलो 2 टाइम्स में n टाइम्स मान लेता हूँ, है ना, ये एक मैं शॉर्ट फॉर्मूला बना दूंगा, फिर यहीं से n टाइम्स लग रहा है ना, यहाँ इसने 2 टाइम्स बोला, मैंने n टाइम्स बोल दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस अगर निकालनी है, u तो शुरुआत की 0 है, तो खाली क्या रहेगा, हाफ, क्योंकि ut होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे u क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये तो हट गया हाफ a1t स्क्वायर। दूसरे केस में s बराबर हाफ ut तो 0 हो गया, u इंटू टी तो हाफ a2t स्क्वायर, t क्या है यहाँ पे, n टाइम्स ज्यादा लग रहा है, तो nt हो गया। तो भाई दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों को इक्वल रखूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ a1t स्क्वायर हाफ a2n स्क्वायर t स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n स्क्वायर आ जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है ना। अब जब हमारे पास इतनी बात हो गई, बच्चों, तो हमारे पास जो पहले इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, फर्स्ट वाली क्या आई थी, a बराबर g sin थीटा आई थी। दूसरे वाले का जो एक्सेलरेशन था वो क्या आया था, g sin थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, ये आई थी, है ना। a1 अपॉन a2 अभी मैंने निकाला, देखो पीछे यहाँ से ये आया, क्या आया था, n स्क्वायर बाई 1 आया था, है ना। g से g कैंसिल हो गया। क्वेश्चन में एंगल 45 रखा है, साइन 45, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 45, म्यू हमें पता नहीं है, ये कोस 45, है ना भाई। तो साइन 45 1/√2 होता है, साइन 45 फिर से 1/√2 होता है, बाहर आ गया दोनों में से, क्योंकि कोस 45 भी तो 1/√2 था, ये आ गया, बराबर n स्क्वायर बाई 1, इससे कैंसिल हो गया बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, हमें तो म्यू निकालना है, तो 1 माइनस म्यू, है ना,
1 माइनस म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आप याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला, जब ऐसे दो ब्लॉक देंगे, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, वहाँ आप इतना बड़ा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको ऐसे दो ये दिए हुए हैं इंक्लाइन प्लेन, एक में रफ है, एक में जो है वो है क्या बोलते हैं स्मूथ सरफेस है, और दोनों में एंगल 45 डिग्री है, और ये बोलेंगे कि इसमें समय जो है ना रफ वाले में समय n गुना लग रहा है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे 1 कितना गुना टाइम लग रहा था, 2 टाइम्स लग रहा था, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा u इक्वल्स टू 1 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन हो, क्वेश्चन में 2 स्लोप दे देंगे इस तरीके से, और आपसे कहेंगे एक रफ है एक स्मूथ है, और भाई दोनों का एंगल 45 वाली कंडीशन है, तो बताओ उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो भाई उसके लिए आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/4, है ना। तो 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे 0.75, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बड़ा ही ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको अच्छे से समझ में आएगा भाई। देखो क्या है, आपके पास ना ये दीवार दे रखी है, ये वॉल है ना, और इस वॉल पे ना ऐसे एक बॉल स्ट्राइक करती है इधर से आके ऐसे, है ना, ये बॉल आई है यहाँ स्ट्राइक करी है आके, है ना, और यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, ये जो एंगल दे रखा है अपने पास, ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री का, ठीक है, ये 60 डिग्री का, टकरा के वापस जा रही है बॉल ऐसे, और कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का, है ना। मास कितना है बॉल का m, और वेलोसिटी क्या थी उसकी v, और बाउंस बैक भी v से ही हुई है। ये आपसे क्या रखा है, इंपल्स पूछ रहे हैं। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब एक बात बताओ आप, अब आप जो है इसको तोड़ लेते हैं, किसको तोड़ लेते हैं, इस वाले मास की जो मोमेंटम है उसके 2 हिस्से कर लेते हैं। कौन कौन से हिस्से कर लेते हैं, एक तो एक्स में एक वाई में, है कि नहीं। देखो भाई हमने इसको तोड़ा है एक्स में और वाई में, है ना, तो जो हमारा यहाँ पे एंगल 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है, एम मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो एम वी कोस 60, है कि नहीं भाई, और ये क्या हो जाएगा एम वी साइन 60, है ना। ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, एक्स में आया एक तो, और एक आपका कहाँ आया, वाई में आया इनिशियल मोमेंटम, है ना। अच्छा ये इधर को जा रहा है, यानी कि प्लस का एक्स एक्सिस या वाई माइनस का वाई एक्सिस, माइनस का, माइनस के लिए माइनस का क्या लिखते हैं, माइनस आई लिखते हैं, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो एम वी बाई 2, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, यहाँ मैंने लिख दिया बच्चों, मैंने लिख दिया माइनस का ऐसे करके, है ना। अच्छा अब मैं y की बात करूँ तो y कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में जा रहे हैं। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, तो एम वी √3/2, और यहाँ भी मैंने कैसे लिखा, नीचे जा रहे हैं y एक्सिस में जा रहे हैं भाई, और y एक्सिस में जा रहे हैं तो इसके आगे j लिखूंगा, निगेटिव में जा रहे हैं तो ये लिखूंगा, है ना। तो ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम। अब टकराने के बाद की बात करते हैं, टकराने के बाद ये जा रही है ऐसे, है ना, इसके भी कितने हिस्से होंगे, एक x में होगा एक y में होगा। x वाला क्या हो जाएगा, मास m है बॉडी का, v वेलोसिटी से, तो एम वी कोस 60, और ये वाला क्या हो जाएगा नीचे वाला, एम वी साइन 60। तो अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस वाले की, फाइनल वाले की, तो भाई इधर को जा रहे हैं तो पॉजिटिव जा रहे हैं निगेटिव जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में cos 60 1/2 होता है, तो एम वी बाई 2 हो जाएगा, है ना, एम वी बाई 2 हो जाएगा, और हम जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की, तो आई आ गया। अच्छा पी वाई फाइनल बताओ, जो फाइनल जो बना ये वो नीचे की तरफ है, तो कितना है साइन 60 √3/2 होता है, एम वी √3/2। अच्छा नीचे जा रहे हैं तो जे होगा वाई एक्सिस में, और निगेटिव में जा रहे हैं तो ये होगा, है ना भाई। तो ये अपनी इतनी बात हो गई। अच्छा हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इंपल्स का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। तो फाइनल मोमेंटम क्या है हमारे पास, फाइनल मोमेंटम तो ये दोनों का मिला के है, और इनिशियल ये वाला है, तो फाइनल वाला लिखता हूँ पहले तो मैं, है ना, कंबाइन करके, तो ये हो गया एम वी बाई 2 आई, है ना, फाइनल वाला लिख रहा हूँ, और यहाँ अंदर क्या है माइनस का एम वी बाई √3/2 जे, है ना, ये माइनस। अब इसमें से वो मोमेंटम माइनस होगा, कौन से वाला, इनिशियल वाला। इनिशियल वाला देखते हैं क्या आता है, इनिशियल वाला क्या था, माइनस का एम वी बाई 2 आई, है ना, और ये था माइनस का एम वी √3/2 जे। अच्छा अब आप एक बात देख के बताओ, देखो ये यहाँ पर कैसा बन गया है, ये यहाँ पर माइनस का बन गया है, और भाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो क्या हो गया एम वी बाई 2 आई प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया एम वी बाई 2 आई, है ना, तो कितना हो गया ये दोनों मिला के एम वी हो गया, है ना, एम वी आई। तो क्या आंसर सही हो जाएगा अपने पास आंसर सही हो जाएगा ए। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। देखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शन फोर्स अपोज रिलेटिव मोशन, ये बिल्कुल सही बात है। और रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बिल्कुल सही बात है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, गलत है। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू F/R होती है, F भी
फोर्स होता है और आर भी एक तरह का फोर्स होता है, दोनों न्यूटन में है, तो ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है। और इन्होंने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो डायमेंशन जो होती है उसकी वो लेंथ के बराबर होती है। ये पूछ रखा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बच्चों इसमें हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसको जानने के लिए फ्रिक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको मेरी बातें सारी समझ में आ जाएंगी जो फ्रिक्शन में बताई जाती हैं। चलो भाई, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी, ये आपको वेलोसिटी दे रखी है, ये दे रखे 20I + 25J - 12 के, सडनली ब्रेक इनटू 2 पीसेस हुज मासेस आर इन द रेशो 1:5, यानी कि 1:5 में टूट जाता है। एक बात बताओ, तो टोटल मास कितना मान लिया गया होगा? देखो पहला अगर x है टूटने के बाद, तो दूसरा 5x होगा, तो जो टोटल मास रहा होगा पहले वो कितना रहा होगा? 6x रहा होगा, है कि नहीं? तो पहले मोमेंटम कितना रहा होगा फूटने से पहले, फटने से पहले, है ना? ऑब्जेक्ट जो टूटा है उसके टूटने से पहले मास कितना रहा होगा उसका? 6x रहा होगा, क्योंकि 1:5 में टूटा है ना, तो टोटल 6 रहा होगा, 6x, है ना? मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या रही होगी? 20I + 25J माइनस का कितना? 12 के, है कि नहीं भाई? अब ये टूट गया तो क्या हुआ? 2 हिस्सों में टूट गया। कह रहे हैं द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद ए वेलोसिटी है। स्मॉलर मास कौन सा होगा? एक x था, एक 5x था, तो x जो है ना, तो जो बाद में टूटा है P2 जो है वो 2 से बना है, 2 मोमेंटम है इसके अंदर। कौन कौन से? एक स्मॉलर मास वाला है और एक वैसे वाला है, बड़े मास वाला, तो 2 मास है ना। तो जो पहले स्मॉलर मास है उसकी वेलोसिटी दे रखी है। स्मॉलर मास क्या था? x, तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी इसकी? 100I + 35J और प्लस का 8K। और जो दूसरे वाला है, दूसरे वाला जो मास है उसका मोमेंटम, मास क्या है उसका? 5x, उसकी वेलोसिटी मुझे पता नहीं, तो ये मोमेंटम हो गया ना टोटल, ये इनिशियल पहली बॉडी का मोमेंटम और ये दूसरी बॉडी का मोमेंटम, है कि नहीं? तो ये 2 मोमेंटम आ गए, और हमें पता है मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। जब तक टूटा नहीं था ये रहा मोमेंटम, और जब टूट गया तो मोमेंटम 2 हिस्सों में टूटा है। जो छोटे वाला है उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, वो x मास था, दूसरे वाले की वेलोसिटी आपको निकालनी है। मोमेंटम कंजर्व रहता है, और जब मोमेंटम कंजर्व रहता है तो दोनों वैल्यू को इक्वल रख दूंगा, तो 6x, यहाँ क्या है 20I + 25J, है ना, और माइनस का क्या 12K, है कि नहीं भाई? अच्छा, इक्वल्स टू किसके? x, है ना, 100I + 35J + 8K और प्लस में 5XV। तो बच्चों देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, इधर भी x है, तो x से ये वाला x जो कॉमन आया था वो हट गया, है ना? अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 120 हो गया, 120I। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 25 की जब आप 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा, 150J, और माइनस में 12 6 जा 72K, है ना? मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर रखी है बस, है ना? और इक्वल्स टू किसके? 100I + 35J + 8K और प्लस में 5V, है ना? अच्छा, ये इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा? 20I बचेगा। ये इधर चला जाएगा 150 में से 35 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 115, तो ये बैठेगा 115J, है ना? ये इधर दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 80K, इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? 5V के, है ना? तो 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, ये नीचे आ जाएगा इसके, तो 5 4 जा 24I, है ना? जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बैठेगा? 5 2 10, 5 3 15, और जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 3 बचे, 5 6 जा 30, ये बचेगा। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 4I + 23J - 16K। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन देखो क्या कितना ज़बरदस्त बनाया है कि भाई इसमें ये क्या रखा है कि एक ना आपका सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर है, ठीक है ना? और इस सिलेंडर पे यहाँ एक इंसान ऐसे चिपका खड़ा है, ठीक है? यहाँ एक इंसान ऐसे चिपका खड़ा है और ये सिलेंडर घूम रहा है, ठीक है? ये सिलेंडर घूम रहा है। तो अभी अगर इसके नीचे से ये इसका बॉटम अगर निकाल दिया जाए, ये बॉटम यहाँ से निकाल दिया जाए, है ना, तो ये नीचे गिर जाएगा, है ना? गिर जाना चाहिए ना नीचे। लेकिन अभी ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट ये है कि जब ये नीचे गिरेगा बच्चों, है ना, तो नीचे गिरेगा तो ऊपर की तरफ कौन काम करेगा? फ्रिक्शन। अगर हम इसको इतना फ्रिक्शन प्रोवाइड करा दें कि वो इसके वेट को, इस आदमी के वेट को क्या कर दे? बैलेंस कर दे, तो ये जो है ऐसा कैसा ही सिलेंडर के साथ चिपक के ये आदमी जो है ऐसा कैसा ही घूमता रहेगा, ऐसा कैसे ही,
है ना। फिर से सुन लेते हैं, मैं कह रहा हूँ इसके नीचे से ये निकाल दिया, सिलेंडर अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ये आदमी इससे चिपका खड़ा है। अब क्या हुआ, नीचे से ये बॉटम हटा दिया तो नीचे गिर जाना चाहिए क्योंकि वेट काम कर रहा है। मैंने कहा वेट काम कर रहा है तो पीछे फ्रिक्शन भी है, तो अगर फ्रिक्शन में इतनी ताकत दे दी जाए कि वो mg को क्या कर दे, बैलेंस कर दे, या फ्रिक्शन जो है क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, किससे, mg से, तो क्या ये आदमी नीचे गिरेगा? नहीं, ये इससे चिपका रहेगा। अच्छा, अब जरा ये ध्यान से देखो, ये दीवार है, ये वो आदमी उससे चिपका हुआ है ना, ये सिलेंडर की दीवार है, ऐसे ही तो है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम कर रहा होगा, ऐसे काम कर रहा होगा, है ना। जैसे ये है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर को काम कर रहा होगा, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है ताकि ये इस सिलेंडर के साथ ही चिपक के घूमता रहे, है ना। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराएगी। तो जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगी वो कितनी होगी बच्चों? वो होगी आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, है ना। mv² होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब v को हम क्या लिख लेते हैं? v को हम लिख लेते हैं ओमेगा आर। ओमेगा आर ये फॉर्मूला होता है v का, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा² r², एक आर से एक आर कैंसिल, तो m ओमेगा² r आ जाएगा, है ना। ये आपका क्या आ गया? नॉर्मल रिएक्शन आ गया। तो जब आपके पास ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, है ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि उसको क्या प्रोवाइड करवाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर ये नीचे नहीं गिरेगा, वो क्या करेगा? इसी के साथ घूमता रहेगा, है ना। अच्छा, तो फ्रिक्शन क्या करवा रहा है? फ्रिक्शन इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कौन क्रिएट करा रहा है? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर होती है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर। तो फ्रिक्शन कितना ज्यादा होगा वो इस बात पे तो डिपेंड करेगा कि आर कितना आया, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन जो है कितनी है यहाँ पे जो हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, mv²/r, यानी कि m ओमेगा²r, है कि नहीं भाई। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, f जो था वो क्या आना चाहिए था? वो ये आना चाहिए था, तभी वो जो है वो सिलेंडर से वो आदमी अगर यहाँ बेस नहीं है तब भी चिपका रहेगा। क्यों चिपका रहेगा? वेट नीचे काम करेगा, फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा होगा, है ना। तो फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन की कंडीशन ये है, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रही है, इसी वजह से वो इसके साथ चिपक के घूमेगा। अच्छा, और वही इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं म्यू आर, है ना, म्यू आर। और ये यहाँ पर ऐसे है, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या बताई मैंने? m ओमेगा² r > ये आ गया mg के, m से m क्या हो गया? कैंसिल, है ना भाई। तो हमें तो क्या निकालना है? हमें तो क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। तो ये जो है नीचे चला जाएगा, g में म्यू आर हो जाएगा, = ओमेगा, ये रूट में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वो एंगुलर स्पीड है, मतलब एंगुलर स्पीड क्या होनी चाहिए? इसके बराबर होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए? किससे? g में म्यू आर से। अब g की वैल्यू क्वेश्चन में हमें लेने को बोली है 10, म्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कितना? म्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 और रेडियस भी 1 है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 0.1 और रेडियस भी 1 पुट करेंगे, रूट पूरे पे है, और ये आपको क्या दे रहा है? ओमेगा दे रहा है। तो ये हटाया पॉइंट, ये ऊपर आ गया, तो ओमेगा कितना आ गया? 10। तो भाई ओमेगा की वैल्यू 10 तो होनी चाहिए, और ज़्यादा हो जाए तो और बढ़िया। तो ये अपना क्वेश्चन है, आई होप भाई आपको समझ में आ गया होगा। पूछ रखा था कि कितनी एंगुलर स्पीड से इसे घुमाना चाहिए ताकि ये जो है नीचे ना गिरे, ये बॉटम हटाने के बाद नीचे ना गिरे, है ना। तो मैंने फिर से बताया कि भाई वेट नीचे काम कर रहा है तो नीचे गिरता है, लेकिन फ्रिक्शन ऊपर काम कर रहा है ना। और फ्रिक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? अगर ये नीचे नहीं गिराना, ज़्यादा होना चाहिए, या फिर वेट के जो है इक्वल होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर, वो मैंने यहाँ पे रख रखी है। आर मैंने क्या कहा है? नॉर्मल रिएक्शन है, और ये वही नॉर्मल रिएक्शन है जो क्या प्रोवाइड कराएगी? इसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी, ठीक है भाई। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो इस तरीके से भाई हमने आज लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी तरीके से मैं आपको और चैप्टर्स का भी रिवीजन कराने वाला हूँ, PYQ कराने वाला हूँ। वीडियो को भाई शेयर करा दिया करो और इसको जो है लाइक कर दिया करो, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बना सकूँ और एक इंस्पिरेशन मुझे भी आपसे मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।